हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो कहानी बहुत ही इमोशनल है। अभी मेरी शादी को 4 ही महीने हुए थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि मेरे पापा गरीब थे, उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दे। इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती और उनकी खूब सेवा करती और उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी सास मुझे पसंद तो शादी के पहले दिन से ही करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और मुझे वो ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी और कहती थी, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो। और मुझसे कहती कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह से मेरी सेवा करती हो, इस तरह से तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं करती है। मैं अपनी सास का किसी भी तरह से दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही चलती थी। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था। क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि वह मेरे देवर के साथ मेरी शादी कर देगी। मेरे देवर, जो कि अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 2 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से ये घर में अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी। मेरी ससुर के पास बहुत सारी ज़मीन थी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। यह लोग खानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट था। अगर मैं अपने बाप के घर चली जाती तो फिर पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटती। मुझ जैसी गरीब, ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दे। मेरी किस्मत ख़राब थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी पैसे वाले घर में हो रही है। लेकिन भगवान ने मेरी खुशियों भी 4 महीने के अंदर ही अंदर छीन ली। 3 महीने में मैं विधवा हो गई। मैं चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और मैं इसी घर में ऐशो आराम के साथ रहूं और फिर अपनी सास पर, पूरे घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी। और मुझे पता था कि ये सब तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन की कमज़ोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वह दिखने में काफ़ी दुबले पतले सांवले रंग के थे। इसलिए तो मेरी जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पापा को शादी से पहले बात पता नहीं थी और ना ही सास ने बताई थी, नहीं तो वह कभी भी इस घर में मेरा रिश्ता नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से रिश्ता मांगा और इस तरह से मेरी शादी हो गई। पर होने को कौन टाल सकता है। और महज 4 महीने में मैं विधवा हुई हो गई। बीमारी के कारण मेरे पति की मौत हो गई। सास ने बहुत पैसा लगाया, बहुत बचाने की कोशिश की, पर सब नाकाम रही। लेकिन मुझे अपने देवर से शादी की उम्मीद थी, इसलिए मैं अपनी सास की सेवा करती रही। लेकिन झटका तब लगा जब मेरी सास ने कहा कि छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, अब उसकी भी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेगी। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर गया। मैं ये हरगिज़ नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो न जाने कब से इस बाबा के पास आ जा रही थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़की भिखारी की लाइन में बैठी हुई थी, जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई, इसलिए उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वह उसको बहुत पहले से जानती हो। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी
मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी भी मांग रही थी। कह रही थी कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़िया मांग रही थी और उसको यह भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती हो अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारन को अपने घर लेकर आ गई। मैंने अपनी सास से सवाल किया कि मम्मी जी, आप उस लड़की को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं? आखिर लड़की कौन है? तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूंगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे वह मेरे सारे सपने चकनाचूर होते जा रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात कहकर चुप रहने का इशारा किया कि अब आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि वह अंधी लड़की, जो कि भिखारन है, अपने डॉक्टर बेटे की शादी करना चाहती है। और मुझे भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसे ठुकरा ही देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता है और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। यह भिखारन तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी लड़की से शादी कैसे करेगा? मुझे अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वह अंधी लड़की अब हमारे ही घर में रहती थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गया था। मैं हैरान थी कि भला विशाल शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है। उसे वह अंधी बेकार लड़की कैसे पसंद आ सकती है? फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने विशाल को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए एक अंधी लड़की को चुना है। मैं अपने देवर को यह बात बताना चाहती थी। मैं चाहकर भी अपने देवर से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने विशाल को भड़काने की पूरी कोशिश की। कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारी शादी अंधी लड़की से कर देना चाहती है। मेरी बात सुनते ही विशाल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। मैं अपना मुतरा हुआ मुँह लेकर चुपचाप हो गई। वह शादी से बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और वह फिर भी इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह से कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई और वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब तक मैंने देखे थे वह सब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरानी बना पर लगा दिया। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फ़ैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने इस घर में नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थी, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी नौकरानी की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊँ, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब विशाल अमेरिका नहीं गया था तभी की यह बात है। यह लड़की, जिसका नाम सोनिया है, हमारे मोहल्ले में ही रहती थी और विशाल उसको पसंद करता था। सोनिया भी विशाल को पसंद करती थी। विशाल ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ मेरा रिश्ता लेकर सोनिया के घर चली जाओ, पर वह लोग हमसे गरीब थे और मैं अपने बेटे का रिश्ता बहुत ही अमीर ख़ानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। विशाल ने मुझे बहुत बार कहा कि इंसान खुशियों के आगे पैसे की कोई मोल नहीं होता, पर मुझे यह बात समझ नहीं आई थी।
मैं उस लड़की की माँ के घर गई थी और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है। पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सोनिया की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगे तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चली जाओ। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उस समय उनके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब मैं घर वापस आई तो विशाल मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे सोनिया ने फ़ोन करके सब बता दिया था कि आज उनके घर पर क्या हंगामा हुआ। अगली सुबह विशाल जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं सोनिया से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। उससे कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करवाऊँगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। विशाल मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था और अपने कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया है। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। उसका यह हाल मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था पर अब मैं अपना छोटा बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की के परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी। मैंने सोचा अगर वह लड़की इस मोहल्ले में नहीं रहेगी तो थोड़े दिन बाद विशाल उसे भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैं एक बार उस लड़की के घर गई और फिर से मैं एक बार उस लड़की के घर गई और उसके माँ बाप को कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, कैसे भी करके तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ नज़र मत आना। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। उसकी माँ ने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, बस आप तमाशा ना करें। तभी सोनिया बाहर आई। उसने बताया कि वह मुझसे आज भी मिलने आया था लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया और कहा कि मुझसे मिलने की दोबारा कोशिश मत करना और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और हमें तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेटे को समझाएं कि वह मेरा पीछा छोड़ दे। सोनिया ने मुझसे कहा कि हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि यह हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज ही रात को छोड़कर चले जाएंगे। आपको बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं, वह हमारा पीछा ना करें और हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, पर मैंने उसको कह दिया कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना विशाल से दूर रहती थी वह उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता और फिर मैं धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। विशाल ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि विशाल की इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने सोनिया से कहा कि मुझे समझाने या बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर आई तो विशाल की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने ये सोचा था कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और उसे भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो वह बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी के आलम में वह सोनिया का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं सोनिया के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की हालत यह ना होती। जिस दिन विशाल को होश आया मुझे रो रो कर कह रहा था कि मम्मी मुझे सोनिया के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे उससे मिलवा दें, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दें, मैं उसके बिना मर जाऊंगा।
मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे खुद ही मिलना नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था, पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब विशाल को क्या खबर थी कि उसको शहर से मैंने ही निकाल दिया है। मैंने विशाल को समझाया कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाऊँगी। यह खबर सुनने के बाद वह थोड़ा सा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो विशाल फिर से सोनिया से मिलने गया, लेकिन वह बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। उसने मुझे बताया कि मम्मी, अब तो आप भी शादी के लिए राज़ी हो गई थी, फिर पता नहीं क्यों सोनिया और उसके घर वाले यह घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद आ रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँगा, पता नहीं वे लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। विशाल ने पूरे 6 महीने सोनिया को तलाश किया, पर उसको कहीं भी नहीं मिली और आखिर में मायूस होकर उसे यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि सोनिया उसको नहीं मिलेगी। और फिर उसने फैसला किया कि वह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। उसका ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी सोनिया के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और यह देश छोड़कर कभी ना जाता। विशाल को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था कि मैं और सोनिया के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यह सब बोलकर वह बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैंने अपनी ज़िद में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर दी। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए थे। और फिर उसके बाद विशाल अमेरिका चला गया, लेकिन मैं सोनिया की तलाश जारी रखी। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह सोनिया मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएं। और भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे सोनिया वहीं पर बैठी मिल गई। मैंने जब उसको वहाँ पर देखा तो मैं बहुत खुश हो गई और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तो उसने बताया कि जिस दिन हम ये शहर छोड़कर कहीं जा रहे थे तब हमारा एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरे माँ बाप दोनों की मौत हो गई और मेरी दोनों आंखें चली गई। यह बात सुनकर मैं भी रोने लगी, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। ना मैं उसे शहर छोड़ने के लिए कहती और ना ही इतना बड़ा हादसा उसके साथ होता। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं सोनिया की शादी विशाल के साथ ज़रूर करवाऊंगी। जैसे ही वह वापस आया तो वह सोनिया को देखकर खुश भी हो गया। विशाल को खुद खुश देखकर मैं भी बेफिक्र हो गई। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और मेरी बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में सोनिया नहीं होती तो मैं तुम्हें विशाल की पत्नी बना लेती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती हो। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की उसका फल तुम्हें भगवान ज़रूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे ख़ानदान में कर दूँगी। लेकिन विशाल की खुशियाँ सिर्फ सोनिया के साथ है, वह तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी और आधा हिस्सा विशाल का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला अगर लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहती हो। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आया था। अगर वह चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास ही रखा। मेरी सास ने आगे कहा, बेटा, अपने दिल में कोई भी मलाल मत रखना कि मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवा दी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैंने इस समय अपनी सास से कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही रहूँगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशियाँ मुझे नसीब होंगी। आपसे जितना कुछ मुझे दिया है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले से लगाया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। मैंने भी अपनी सास को उम्मीद दिलाई और वादा किया कि मैं हमेशा सोनिया की बहन बनकर उसका ख्याल रखूंगी। और बहुत जल्द ही विशाल ने सोनिया का इलाज अमेरिका में जाकर करा दिया और सोनिया की आंखें वापस आ गई और हम दोनों बहनें बनकर इस घर में खुशी खुशी रहते हैं। मुझे किसी भी बात की कोई मलाल नहीं है। मैं बेटी बनकर इस घर में रह रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक आपने कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।